जो बही खाता में अध्याय 6 में हम अंश पूंजी लेखे हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अंश पूंजी क्या है। तो सबसे पहले हम अंश क्या है जिसको शेयर करते हैं, इस अंश के बारे में हम जानेंगे कि ये अंश किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो आप जनरली अंश शब्द से ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी, या हम किसी पेड़ पौधे की बात करें या किसी व्यक्ति की बात करें या किसी वस्तु की बात करें, उसके भाग से है अंश होता है। हम अर्थशास्त्र में कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति देते हैं। तो इस तरह से पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की क्रिया ही अंश कहलाती है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि कंपनी को, कोई कंपनी खुलती है तो उसको पैसे की आवश्यकता होती है और इतना ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो आम जनता से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पूंजी जमा करना चाहती है और उसे प्राप्त करने के लिए वो अंश पत्र का निर्गमन करती है। और अंश पत्र के बाद हर सदस्य, जब कोई भी सदस्य जब अंश पत्र क्रय करता है तो उसके बदले में वो पैसा व्यापार में लगाता है। तो इस तरह से कि पूंजी की छोटी छोटी मात्रा को जो व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं उसे ही हम अंश कहते हैं। इसी के संबंध में कई परिभाषाएं भी दी गई है। हम परिभाषाओं में न्यायाधीश लिंडले की परिभाषा के बारे में बात करें तो इन्होंने परिभाषा में कहा कि पूंजी का वह अनुपातिक भाग जो प्रत्येक सदस्य देता है अंश कहलाता है। जितना भी कंपनी में पूंजी लगी है उसका कुछ हिस्सा आम जनता में बांटे जाते हैं और जो हिस्सा वो लेता है उसे ही अंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसकी पूंजी मान लो 1 करोड़ रुपए हो। कितना है? 1 करोड़ है, मान लो 1 करोड़। 1 करोड़ इसकी पूंजी है और उस 1 करोड़ रुपए को उसने 10 लाख भागों में बांट दिया। कितने भागों में इसने बांटा? 10 लाख। 10 लाख। 1 करोड़ को वो 10 लाख लोगों में अगर वो बांटा, मतलब कोई कंपनी की पूंजी 1 करोड़ है और उस 1 करोड़ रुपए को उसने इकट्ठा करने के लिए 10 लाख लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए और उस 1 करोड़ रुपए को आपस में बांट लिए। तो अगर हम बात करें कि 1 करोड़ को अगर हम 10 लाख में बांटते हैं तो एक अंश का मूल्य कितना होगा? मान लीजिए 1 करोड़ है ये 1 करोड़ है और इसमें कितने लोगों को हमने बांटा? 10 लाख लोगों को। 10 लाख को बांटा तो एक व्यक्ति की कितनी होगी? एक व्यक्ति की कितनी होगी? 10 रुपए। मतलब 10-10 रुपए 10 लाख लोगों ने उस
कंपनी के अंश को खरीदे तो कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ रुपए हो गए और उसके अंशधारी हो गए 10 लाख और प्रत्येक अंशधारी ने कितना रुपए कंपनी में लगाए 10 रुपए। तो इस तरह से ये छोटी सी रकम ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कंपनी में लगाया। तो ये एक तरीका है कि कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उसके पास पूंजी की जब कमी है, निश्चित है पूंजी की कमी रहती है, तो वो आम जनता को अपनी कंपनी में शेयर बनाने के लिए, अंश देने के लिए अंश पत्र का निर्माण करती है और जो भी व्यक्ति उस अंश पत्र को क्रय करता है कंपनी का वो अंशधारी कहलाता है। तो हमने छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया कि 1 करोड़ को 10 लाख लोगों में बांटे और प्रत्येक सदस्य 10 रुपए के हिस्सेदार उस कंपनी में हुए। तो चलिए परिभाषा में हमने लेनदेन की परिभाषा हमने देखा कि पूंजी का वह अनुपातिक भाग जो प्रत्येक सदस्य लेता है वो अंश कहलाता है। अब हम इसकी जो अंश पत्र है इसकी कुछ प्रकृति यानी ये किस प्रकार की होती है, इसकी हम कहें कि क्या विशेषता है, तो कुछ विशेषताओं पे हम गौर करते हैं। इन्हीं परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर हम कुछ इसकी जो प्रकृति है उसको निर्धारित हमने किया है। तो सबसे पहला है अंशधारियों को कुछ अधिकार प्रदान करती है। जो भी अंश धारण करता है, अंश को क्रय करता है, कंपनी में उसके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ये कंपनी में सभी लोगों ने जैसे 10-10 रुपए खरीदा है तो उस कंपनी के 10 रुपए के हिसाब से उसके अधिकार है। तो निश्चित है कि अंशधारियों को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होता है, तभी तो वो क्रय करते हैं। तो ये तो आपकी हो गई। दूसरी इसकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति, तो अंश एक हस्तांतरण संपत्ति है। हस्तांतरण का मतलब होता है हम उसको बेच सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी का अंश पत्र खरीदा है और हम चाहे तो कंपनी में वापस बेच सकते हैं या फिर किसी अन्य को भी हम उसको हस्तांतरण कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरह से अंश जो है वो एक हस्तांतरणीय संपत्ति माना गया है। इसके बाद तीसरी इसकी विशेषता है अंश की प्रकृति माल की तरह है। माल यानी जिस तरह हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसी तरह अंश पत्र भी एक वस्तु के समान है। जैसे हम वस्तु खरीदकर हम उसको बेच सकते हैं, उसी तरह से अंश पत्र को भी हम खरीद करके बेच सकते हैं। तो इसीलिए इसकी ये विशेषता बताई गई है कि अंश पत्र एक माल की तरह है, एक वस्तु की तरह है। इसको हम अपने पास अधिक से अधिक समय तक रख सकते हैं और आवश्यकता आने पर उसे हम बेच भी सकते हैं। तो इसके बाद एक और इसकी आती है प्रकृति अंशधारी कंपनी। अंशधारी कंपनी या उसकी संपत्ति का अनुपातिक मालिक नहीं होता। देखिए ये जो बात है ये इसी अंश पत्र से लिया गया है। स्पष्ट कह रहा है कि जो भी अंशधारी है, जो भी कंपनी के अंश लिए हैं, वो कंपनी के जो संपत्ति है उसका मालिक नहीं बन सकता है कि पूरी कंपनी का वो मालिक बन गया, ऐसा नहीं होता।
जो परसेंट है, यानी कि अंश के जो वैल्यू है, उस वैल्यू को ही वो प्राप्त करने का अधिकारी है, पूरे कंपनी का वो मालिक नहीं बनता है। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम रहता है कि हमने कंपनी का अंश पत्र खरीदा है तो हम उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अंश के जो वैल्यू है उसे उतना वो प्राप्त होगा, बस वहीं तक उसका उत्तरदायित्व सीमित रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अंश के अर्थ और उसकी परिभाषा और इसके कुछ लक्षण। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अंश का मतलब है कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती है और जिसे अनेक व्यक्ति उस पूंजी में लगाते हैं, तो उसे हम अंश पत्र कहते हैं। पूंजी के छोटे भाग को ही अंश कहते हैं। जैसे ये जो 10 रुपये निकला था ना, ये हो गया अंश। परिभाषा में हमारे न्यायाधीश ने कहा कि पूंजी का वह अनुपातिक भाग जो प्रत्येक सदस्य लेता है वो अंश कहलाता है। हम कुछ लक्षण की भी बात के लक्षणों में मैंने बताया कि अंशधारियों के कुछ अधिकार प्राप्त करता है, यानी पूरी तरह से नहीं, कुछ अधिकार प्राप्त करता है, मालिक वो नहीं बन सकता है। दूसरी बात मैंने कहा कि अंश जो है एक क्रय विक्रय करने की वस्तु है, यानी हस्तांतरण किया जा सकता है किसी एक दूसरे को। फिर मैंने कहा अंशधारी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता है। इस तरह से हम आगे अंश के प्रकार की बात करते हैं। मुख्य रूप से अंश पत्र दो प्रकार के व्यापार में उपयोग किए जाते हैं। एक होता है साधारण या समता अंश और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। ये दो प्रकार के जो अंश हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय में या जो भी नवीन कंपनियां बनती है वो अंश पत्र निर्गमित करती है। तो चलिए हम साधारण अंश की बात करें कि साधारण अंश किसे कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 1956 के अनुसार एक बात बताई गई कि साधारण अंश पूर्वाधिकारी अंश नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे कि पूर्वाधिकारी अंश किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब इसमें ये बात बताई गई कि साधारण अंश पूर्वाधिकारी अंश नहीं है, तो ये तो पता हो कि पूर्वाधिकारी अंश किस प्रकार का है। तो होता क्या है कि पूर्वाधिकारी अंश में अंशधारी को उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, पूर्व में ही अधिकार दे दिए जाते हैं। लेकिन समता या साधारण अंश में पहले से कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि पूर्वाधिकारी के समान साधारण अंशों के नहीं होते हैं। अब आगे हम साधारण अंशधारियों में जोखिम उठाने की क्षमता भी पूर्वाधिकारी अंशों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक बात है, अगर मान लीजिए कंपनी घाटे में चल रही है, अंशों का मूल्य कम हो गया, तो अंशधारियों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह से इसमें
जोखिम ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ और इसमें बताई गई, जैसे मान लीजिए कंपनी बंद होती है या कंपनी के लाभ होते हैं, तो सबसे पहले वो पूर्वाधिकारी को अंशों का हिस्सा दिया जाता है, और फिर जब कुछ बच जाता है तब उसे साधारण अंशधारियों को दिया जाता है। तो इससे ये काफ़ी जोखिमपूर्ण होता है, इसीलिए इसमें लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। अब पूर्वाधिकारी अंश की बात करें तो अंश पूंजी का वह भाग जिसमें लाभांश या समापन के बाद सबसे पहले इन्हें जो निश्चित पहले से ही अधिकार निश्चित कर लिए जाते हैं कि आपको इतना शेयर दिया जाएगा, उन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद जब बच जाता है तब उन्हें साधारण अंशधारियों को दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूर्व में ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, और इसे सुरक्षित विनियोग माना जाता है, और इसे सुरक्षित विनियोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका मूल्य कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें ये मूल्य निश्चित होता है, और कंपनी का नुकसान हो या कंपनी बंद हो, पूर्व में ही जो उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि आपको इतना लाभ मिलेगा, तो उतना उन्हें प्राप्त होता ही है। इस तरह से हमने देखा कि साधारण अंश और पूर्वाधिकारी अंश में क्या अंतर है। अब हम आपको कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं जिनको आपको नोटबुक में करना है। प्रश्न आपका पहला है, अंश किसे कहते हैं? इन प्रश्न का उत्तर लिखना है। और दूसरा है, अंश की परिभाषा लिखिए। और हम अगर तीसरा प्रश्न की बात करें तो तीसरा आपका प्रश्न है, अंश के प्रकार, अंश के प्रकार समझाएं। तो बच्चों ये हमने 3 प्रश्न दिया है, ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। इस चीज़ का ध्यान देना कि जब जो भी हम होमवर्क देते हैं उनको आपको उसी समय कंप्लीट करके और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। तो बच्चों आपने देखा, आज हम अंश, इसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और प्रकार के बारे में पढ़े हैं। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। अगले दिन अगले क्लास में हम अगले चैप्टर लेकर आएंगे।